Hello everyone, after a long time I am here with you and today we will discuss more important topic how to read newspaper for UPSC 2025 क्योंकि आपको पता है कि न्यूज़पेपर का रिलेवेंसी कितना है यूपीएससी के पूरे होल प्रिपरेशन में। ठीक है, और यहाँ पे लोगों का जो है सबसे बड़ा दिक्कत होता है बिगनर को कि किस तरह से हमको कितना पढ़ना है। और ऐसा आता है कि कभी कभी 1 आवर लग जाते हैं, 1.5 लग जाते हैं पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ने में, क्योंकि स्टार्टिंग में ना उनको पता ही नहीं होता है कि हमको पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस केसेस में क्या होता है कि उनको इतना लंबा खींच जाता है, जबकि इतना होता नहीं है। और स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है, मेरा भी इतना चला जाता था, 1 आवर तक चले जाते थे। फिर उसको मैंने अच्छे से एनालाइज किया, लोगों का बात सुना कि हाँ हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमको देखना रहता है। तो मैं इसमें आपको आज के न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए रिलेवेंट रहा है और हम लोग को कितना इसमें डीप अंदर जा करके इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें यही था। और अगर आप इसको 1 ईयर तक कर लेते हो, ठीक है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसमें बात क्या है कि जैसे सबसे पहले क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए। अगर पीटी का बात करते हैं, पीटी और मेंस का, तो वैसे आप जानते हैं कि पीटी का डिटेल सिलेबस नहीं दिया है, बस टॉपिक मेंशन किया हुआ है। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर में वो डिफाइन होता है कि मेंस का सिलेबस कैसे दिया। आपको थोरो होना चाहिए कि मेंस का क्या क्या टॉपिक है और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मैच करना चाहिए न्यूज़पेपर में। और ये एक दिन का काम नहीं है, आप इसको डेली बेसिस पे अगर 1 वीक 2 वीक रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आप मतलब रेगुलर हो जाओगे कि हाँ मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरा बस इसमें ये रहेगा कि आपको बताएंगे और आप इस चीज़ को फॉलो करो तो आपके लिए मोस्ट एक बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो ये मोस्टली 2025 में जो अपीयर होंगे उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप 1 साल तक कर लेते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। सबसे पहला है कि हम लोग को कौन सा न्यूज़पेपर चूज करना है, क्योंकि मार्केट में होता है और सबसे रिलेवेंसी का बात होता है कि कौन सा। क्योंकि बात यह है कि कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जो है ये ऐसा नहीं कह के बनाया गया है कि आपको ये सीएससी के लिए है, यूपीएससी के लिए है। क्योंकि ये न्यूज़पेपर वो डेली बेसिस में क्या होता है, उस चीज़ को वर्ल्ड पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे उस चीज़ को कवर किया जाता है और उसी में से आपको पकड़ना है कि मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे द हिंदू का, लाइव हम लोग अभी डिस्कस करेंगे द हिंदू से। ठीक है, और उसके बाद कवर करते हैं इंडियन एक्सप्रेस। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि हमको इसको कैसे पढ़ना है। और आप अगर सबसे पहले आप चूज कर लो, क्योंकि ज़्यादा मैटर नहीं करता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, कोई भी ऐसे न्यूज़पेपर उठा लो तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल और एक बायसनेस देखने को मिलता है, बट उतना हम लोग को उस चीज़ के पीछे उस टॉपिक को देखना ही नहीं है। ठीक है, जो हमारे लिए रिलेवेंस है सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हम लोग देखेंगे। तो आप इसमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर चूज कर सकते हो। ठीक है, एंड इसी तरह से हम लोग का रहेगा कि इसमें हम लोग को फोकस्ड किस पॉइंट पे करना है। ठीक है, कौन कौन से की सेक्शन होंगे जिस पे हम लोग को फोकस करना है। तो देखिए मैंने अभी बताया कि नेशनल न्यूज़ पे हम लोग को प्रायोरिटाइज करना होगा। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ पे एडिटोरियल और ओपिनियन बेस्ड आते हैं डेली बेसिस पे, उस पर हम लोग को देखना होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी का फेवरेट रहा है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना होगा। उसी तरह से इकोनॉमी में क्या चलता है, देखिए इकोनॉमी में क्या है कि हम लोग बात करते हैं यूपीएससी का बेसिकली, तो इसमें स्टैटिक का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है ही, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं करेंट में जो चल रहा होता है उसको स्टैटिक में मिला करके पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देख लेंगे इसमें। हम लोग देखते हैं जैसे नेशनल न्यूज़ में, तो नेशनल न्यूज़ में आपको देखना है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ क्या है। तो गवर्नमेंट के अगर पॉलिसीज़ को अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं पॉलिटी से। ठीक है, और जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है, बाई पोल इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये होता क्या, हम लोग को इतना डीप नहीं जाना है कि कौन सा पार्टी कितना वोट लेकर के आई, कौन सा हारा कौन सा जीता। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग को देखना है कि बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, ये प्रोसेस कैसा होता है, उसको हम लोग स्टैटिक से रिलेट करके और उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये फोकस्ड एरिया रहता है यूपीएससी का। उसी तरह से नेशनल इशू क्या क्या चल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ पर हम लोग देखेंगे और कहाँ कहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। अगर ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट और नेशनल इशू जो रहते हैं ये मेंस में कहीं ना कहीं हेल्प आपको करेगा आपका ओपिनियन बेस्ड करने में। ठीक है, ओपिनियन बिल्ड करेगा और आप इसको अच्छा से एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं मेंस में। ठीक है, उसी तरह से है इंटरनेशनल न्यूज़ में, इंटरनेशनल न्यूज़ में भी सेम रहता है। और इंटरनेशनल न्यूज़ में अगर हम लोग बात करते हैं ज़्यादा फोकस्ड एरिया रहता है तो ये आईआर बेस्ड पे रहता है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे कि अब मैपिंग पे रहता है, यूपीएससी का फोकस रहता है ज़्यादातर, और मैपिंग से हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, और
मैपिंग का हो गया इसमें। फिर ग्लोबल इवेंट जैसे कहीं पे कन्फ्लिक्ट हुआ है उस चीज़ को देखा जाएगा, वो चीज़ फोकस्ड एरिया हो जाता है हमारे लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। कुछ रिसर्च हुए हैं, कुछ डिफेंस में अगर कोई दूसरे कंट्री, कोई दूसरी एजेंसी, इसरो हो गया ये, तो यहाँ पे नासा हो गया, तो इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट लाया है, अगर ऐसा कुछ न्यूज़ में है तो उस चीज़ के वो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसी तरह से है, एक मिनट। एडिटोरियल और ओपिनियन बेस्ड, देखिए एडिटोरियल कहीं ये हेल्प करता है आपको मेंस में, ठीक है, ये डायरेक्ट तो हेल्प नहीं करता बट आपका, हाँ, ये मेंस में तो हेल्प करेगा, प्लस में जो आरसी अगर देखा जाता है, ठीक ठीक है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन सी सेट में, तो यहाँ भी ये हेल्प करता है, आपको मदद करता है कि किस तरह से ये डिराइव किया जाता है ओपिनियन को, लास्ट में कंक्लूजन को किस तरह से बताया गया। तो एडिटोरियल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और डिपेंड करता है कि एडिटोरियल किस टॉपिक पे दिया गया है, तो ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको रहना है कि डेली डेवलपमेंट कुछ देखने को मिलता है, और कोई स्पेसिस न्यूज़ में रहा है उस चीज़ को देखना है, कोई टेक्नोलॉजी आया है उस चीज़ को हम लोग को देखना है, एग्रीकल्चर में क्या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं क्या, डिफेंस में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं क्या, तो ये सारा चीज़ जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये रिलेवेंट हो जाता है। और इकोनॉमी में फोकस्ड एरिया जैसे कि कोई पॉलिसीज़ आए हैं, जैसे पॉलिसीज़ ज़्यादातर होता है उस चीज़ पे ये यूपीएससी वहाँ से उठाता है कि गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज़ आए हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में, इकोनॉमी में, सर्विस सेक्टर में, तो इस सारे जो होते हैं क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, एफडीआई का कितना रोल है, क्या कितना रहा है, तो ये सारा चीज़ जो है कहीं कहीं इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग फोकस करेंगे न्यूज़पेपर को पढ़ते टाइम पे। अब देखते हैं हम लोग को ये डेली रूटीन क्या होना चाहिए आपका, अगर आप 2025 में अभी हो, ठीक है, और आपको देना है 2025 का प्री, तो उस तरह से अभी आपके पास टाइम है, आप डेली यूजुअल हो जाओगे अगर डेली कवर करोगे तो, ठीक है। इसमें देखो लो, मॉर्निंग रीडिंग आपको मॉर्निंग में करना है, और आपको जैसे स्टार्टिंग में तो मैंने बताया कि कभी कभी 1 आवर लग जाते हैं, तो 30 to 45 मिनट, ठीक है, इतना कहीं फिर 50-55 मिनट भी हो जाता है, बट आपको इसको रिड्यूस करके बहुत कम लाना है। अगर आपको 25 में देना है, 2026 में देना है, तब तो 2026 वालों को तो और भी अच्छे से सुनना होगा, क्योंकि 25 वाले आई थिंक उनको पता चल गया होगा कि किस तरह से पढ़ना है, तो इसके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं इसको फिर, जैसे आपको मॉर्निंग में करना है अगर डेली बेसिस पे कर रहे हो तो, और हो सके तो अब कोई पूछते हैं कि हमको इसका नोट्स बनाना है कि नहीं, तो मैं इस पर भी बात करूँगा। देखो नोट्स, मैं जब इनिशियल प्रिपरेशन में था तो मैं बताऊँ कि इसका नोट्स बनाया था, और मेरा इसमें क्या हुआ था, मैं इसका ड्रॉबैक बताता हूँ और मेरे लिए कितना बेनिफिशियल रहा था इसके बारे में बताता हूँ। तो मैंने इसका नोट्स बनाया था, द हिंदू का मैं कवर करता था, तो इसका नोट्स बनाया था ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का। और इसका बेनिफिट ये रहा कि मेरा जो ओपिनियन होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, मेंस के पर्सपेक्टिव में अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं उसमें, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट किया। और इसका ड्रॉबैक हम ये बोल सकते हैं कि इसका हम लोग रिवाइज नहीं कर पाए, ठीक है। और जब फाइनली प्री आता है तो इसमें हम लोग के लिए होता है कि आपको शॉर्ट्स चाहिए, और जितना भी हम लोग मंथली मैगजीन करते हैं, PD 365 करते हैं, सारा चीज़ पढ़ लेने के बाद, तो ये चीज़ होता है कि फ़ायदा इसका ये होता है, और इसका एक लूपहोल्स भी है। तो मैं बताऊँ, आप समझ सकते हो कि मतलब ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है ये नोट्स, इसका नोट मेकिंग, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारा पढ़ना है तो कितना आप नोट्स बनाते रहोगे, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है। अब समराइज़ इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें देखते हैं कि मेजर आर्टिकल और इशू पे आपको देखना है, फोकस करना है, ठीक है, इस चीज़ में। और फिर आपको यहाँ से लर्निंग करना है कि उसको कैसे अपनी लैंग्वेज में अपना ओपिनियन को ईजियर वे में समझ सको, ठीक है, क्योंकि देने के लिए तो बहुत सारा लंबा चौड़ा दिया रहता है, आपको न्यूज़पेपर में दिया रहेगा, बट आपको उसको कैसे अंडरस्टैंड करके अपने वे में उसको समझना है, और उसको फिर फर्दर आने वाले टाइम के लिए कैसे उसको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ सकते हो। बाकी जो है, आप चाहो तो मैंने अभी बात कर लिया कि नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, कितना आप डिजिटल वे में बना सकते हो, ठीक है, मैनुअल कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है। बाकी फिर देख लेते हैं हम लोग, जैसे आइडेंटिफाई करते हैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा प्रीलिम्स के फोकस्ड एरिया पे है, ठीक है, और कौन मेंस के फोकस्ड एरिया पे है, तो ये डिपेंड करता है। जैसे अगर हम प्रीलिम्स का बात कर लेते हैं तो ये कुछ फैक्ट्स रहते हैं, कुछ डेटाज रहते हैं, ठीक है, और कुछ नेम्स हो गए, स्पेसिस हो गए, ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, अगर करेंट इवेंट में क्या चल रहा है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये हम लोग को ऊपर ऊपर थोड़ा सा देखना होता है प्रीलिम्स के पॉइंट से। और बाकी जैसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं ये भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कुछ कुछ हुए हैं क्या, तो इतना तो ये नहीं मैटर करता है, बट ये सारे चीज़ जो हैं ये प्रीलिम्स
के लिए आपको याद रखना होगा आपको न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम पे। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम तो कुछ याद होता नहीं है, बट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, फिर वीकली बेसिस पे अगर करंट अफेयर देखते हो, फिर मंथली बेसिस पे मंथली मैगजीन देखते हो, तो वहाँ पे आपको याद रहता है। लेकिन अगर आप सीधे सीधे मंथली मैगजीन का अगर देखते हो, मंथली मैगजीन पढ़ने बैठ गए, तो यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आता है। समझ तो आएगा बट आप उसको अच्छे से रिलेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको फिर ये रट्टाफिकेशन वाला हो जाता है कि आपको रटना पड़ेगा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है अब आपको डेली बेसिस पे करोगे तो ये बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं। अब हम लोग देखते हैं मेंस का फोकस ये किस एरिया में रहता है। जैसे मेंस में अगर हम लोग बात करते हैं तो अंडरस्टैंड करना है कि ये जो न्यूज़ आया है इसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा लॉन्ग टर्म में, क्या इसका एनालिसिस है, पॉलिसी का एनालिसिस क्या है, कौन से सोसाइटी पे बेनिफिट करेगा, किस सोसाइटी को एक तरह से इग्नोर कर रहा है, ये सोसाइटी में अगर ये पॉलिसी को लाया जा रहा है तो कितना हद तक एक बोल सकते हैं कि बेनिफिट करेगा लोगों को, ठीक है। इसका एक लॉन्ग टर्म में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सारे चीज़ को आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये मेंस का लिए फोकस्ड एरिया हो जाता है और आपको एनालाइज करना है। और आपका जब आप आंसर राइटिंग करोगे कुछ टॉपिक का, इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो आप वहाँ पे इसका ड्रॉबैक भी लिख सकते हो, कंक्लूजन में आप बता सकते हो अपना व्यू पॉइंट। तो यहाँ से ही हम लोग समझ सकते हैं। उसी तरह से है आपको ये तो फर्स्ट में होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए प्रॉपर वे में, और उसको फिर लिंक करना है उस टॉपिक को अपने सिलेबस से। तो यहाँ से आपको रिलेवेंसी पता चलेगा कि हाँ ये कितना है। नहीं तो आपको 60 मिनट लग ही जाएंगे ऐसे पढ़ने में। लेकिन अगर आपको पता रहेगा कि मेरा सिलेबस में क्या है, अगर अगर आप उस न्यूज़ को लिंक कर पा रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं रिड्यूस होकर के 20 to 25 मिनट तक हो जाएगा। और इतना होना चाहिए, आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना कोई इशू नहीं है। उसी तरह से है क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस बेसिकली ये मेंस के लिए हो जाता है कि आपको फोकस करना है कि क्या मेरे लिए, मैंने तो ये बता ही दिया कि क्या बेनिफिट होगा लोगों के लिए, अपने लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करना होता है किसी भी पॉलिसी का, किसी भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का, ठीक है। उसी तरह से रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन मतलब कि आप इसको 2 डे में, 3 डे में, ऐसे जो आप पढ़े हो उसको आप रेगुलर रिवीजन करोगे। तो ये कहीं ना कहीं फिर वीकली रिवीजन करोगे, मंथली करोगे, तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा फाइनली जब आएगा प्री, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ पढ़ा पढ़ा है, बस आपको रिवीजन कर लेना है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। और उसी तरह से है जैसे ओवरलोडिंग, अवॉइड ओवरलोडिंग। ये मैंने बार बार बोला है कि जब आप अगर सीधे मंथली उठाते हैं तो ये थोड़ा सा ओवरलोडिंग होता है, ठीक है, थोड़ा सा। और अगर आप PT 3 CT 5 उठा लेते हो, ठीक है, तो ये ज़्यादा ओवरलोडिंग होता है। तो इस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है, तो इस चीज़ को अवॉइड ऐसे ही किया जा सकता है। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर कवर करोगे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हम लोग ओवरलोडिंग को अवॉइड करके और अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं प्री और मेंस में। एंड उसी तरह से है जैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए जैसे आप करंट अफेयर्स के लिए किसी कोचिंग का फोकस कर सकते हो। गवर्नमेंट का जो पब्लिकेशंस होता है, जैसे पब्लिकेशन गवर्नमेंट के जो वेबसाइट होते हैं, और अगर हम लोग PIB का बात करते हैं तो ये रिलेवेंट न्यूज़ का सोर्स रहता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उतना तो आप नहीं फोकस कर सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है आपको तो ये चीज़ आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे PIB जैसे हो गया, और भी जैसे उसके विकासपीडिया हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको देखने को मिलेगा वेबसाइट, ये बेनिफिट करेगा आपको एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में, ठीक है। अब देखो लास्ट में आता है कि मैंने तो पढ़ लिया न्यूज़पेपर, अब उसको हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये जैसे इसका बेनिफिट कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। तो इसका बेनिफिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय आप इसका कोट कर सकते हैं, आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं जो आप पढ़े हो न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है। जैसे एक आप पढ़ेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं GS 1 में, तो GS 1 में आपको पढ़ना है इंडियन सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी में पढ़ना है तो आप वहाँ पे क्या रिलेवेंसी है इंडियन सोसाइटी में, अभी जो न्यूज़ में आए हैं, कुछ चल रहा है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट लोगों के लिए क्या कर रही है, ठीक है। तो आप उसमें सीधे सीधे एग्जांपल डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, ठीक है, SSG। तो ये सारे चीज़, इनका रिलेवेंसी कितना है, ये सारी चीज़ जैसे सीधे सीधे दिया गया है, एक मेंस का टॉपिक है, तो उससे आप रिलेट करके आंसर राइटिंग में आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इतना बेनिफिट होता है। तो मैंने बताया कि किस तरह से आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर को, और क्या क्या टॉपिक छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना। अब हम लोग इसको देखते हैं लाइफ की, हाँ क्या हमारे लिए बेनिफिट है। जैसे मैं अभी पढ़ूंगा तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हाँ हम लोग को इसको कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं न्यूज़पेपर, आज के न्यूज़पेपर से, ठीक है, जो कि 14/7/2025
24 का है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपके सामने द हिंदू, ठीक है। और आप इसमें देखिएगा किस तरह से हम लोग इसको कवर करेंगे और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहा है। मैं यहाँ पे पूरी तरह से डिस्कस नहीं करूँगा, मैं बस आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आप इस तरह से अपना माइंडसेट डेवलप करो और आप डेली न्यूज़पेपर कवर करो तो हो जाएगा आपसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट पेज में दिया गया है, द हिंदू का है और आज आप डेट देख पा रहे होंगे, ये है 14 जुलाई का, ठीक है, 2024 का। तो इसमें है जैसे बाईपोल हुआ है, ठीक है। तो बाईपोल हुआ, मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था कि कौन सा पार्टी कितना जीता वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, बट बाईपोल होता क्या है इसमें, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं कि बाईपोल होता है जब इन बिटवीन कोई भी ऐसे एमएलए होते हैं, ठीक है। तो ये अपना अगर रिजिग्नेशन हो गया, उनका डेथ हो गया, तो बीच में जो होता है इलेक्शन वो बाईपोल के नाम से, बाई इलेक्शन बाईपोल से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस आपको इतना ही समझना था, बाकी जो जितने भी है कि कौन सा पार्टी क्या जीती वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल सी फूड। आपको पता है कि ये जो सी फूड है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी सेशन जो है पेपर 3 में, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं या फिर इन्वायरमेंट से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि डीप डाइव इनटू इंडियाज क्यूलिनरी हेरिटेज, ठीक है। तो आप इसको पेज 1 में ही है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। बस मेरा यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है, कितना है। अब देखिए फिर ये देखिए कि 90 किल्ड एंड 300 इंजर्ड इन इजराइल स्ट्राइक्स इन गाजा स्ट्रिप, ठीक है। अब हम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जब न्यूज़पेपर का देखोगे वर्ल्ड वर्ल्ड सेक्शन में, ठीक है। तो वर्ल्ड वाले सेक्शन में आप मैपिंग का अगर बात करते हैं तो वहाँ यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गाजा स्टेप्स कहाँ आता है, इसराइल से कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके आसपास के क्या रीज़न है, कौन से माउंटेन है, तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। उसी तरह से है, बाकी यहाँ पे कुछ मुझे नहीं दिख रहा इंपॉर्टेंट। फिर ये आप देख सकते हैं कि चांस ट्रेजर डिस्कवरी स्पार्क्स फ्रेंजी, ठीक है। तो ये कुछ डिस्कवरी देखने को मिले हैं, जैसे सबसे यहाँ पे आप हाईलाइटेड देख सकते हैं कि 18th सेंचुरी का गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये कॉइन मिला है, ठीक है। ये आपको देखना है, याद करना है, ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केरला के जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म में, और कहीं ना कहीं ये सब जो मंथली मैगजीन होता है वो कवर करता है ये। तो बाकी ये देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो सिटी वाला सेक्शन है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बस ऐसे ही छोटा मोटा इशू रहता है जो सिटी में, उसको दिया जाता है, कुछ कुछ होता है, बट यहाँ पे आप नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से इसको हम लोग छोड़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट है, जैसे इसमें भी देखिए स्टेट वाले में भी तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू ही रहता है, ठीक है, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये इस तरह से हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ होगा तो आप इसमें पता चल जाता है, आप सिलेबस से देखेंगे तो इस तरह से इसमें भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में भी। तो इसको मैंने कट कर दिया था कि ये हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब देखिए जैसे शेड्यूल कास्ट वोटर होल्ड द की एज हरियाणा, ठीक है, हर्टल टुवर्ड असेंबली इलेक्शन। अब इसमें एक जैसे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया शेड्यूल कास्ट वोटर्स का, तो आप इसको, ये ज़्यादा तो नहीं बट रिलेवेंस हो जाता है इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कि क्या चल रहा है, तो वहाँ पे आप चाहो तो नहीं ना के बराबर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाता है, ये क्लासीफाइड ये नहीं है। यहाँ से आप देखिए फिर ये कुछ दिया गया है, यहाँ भी मुझे कुछ नहीं लगा था इंपॉर्टेंट, मैंने एक बार पढ़ लिया था इसको तो मैंने मार्क कर दिया है कि हाँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्स मसल्स, ये तो ऐसी एक बेसिकली ये ऐसा कुछ मुझे लगा था कि हाँ कुछ एक कोई टर्म है क्या, बट ऐसा कुछ नहीं था, इलेक्शन का ही टर्म है, इलेक्शन और पॉलिटिकल एक टर्म है, यूज किया गया था इन लोगों के बीच में, पॉलिटिकल पार्टी में, तो ये बस ऐसे न्यूज़ में था। अब देखते हैं हम लोग, जैसे ये देखिए आप टेक्नोलॉजी, आपको पता है आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे होंगे, एनवायरनमेंट के सेक्शन में भी पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से जो है ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, और इसको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, फिर भी आपको बहुत सारा डेथ देखने को मिल जाता है एलिफेंट का, ठीक है। और एलिफेंट का डेथ ज़्यादातर देखने को मिलता है जब वो क्रॉस करते हैं रेल पटरी, ठीक है, रेल का, तो इस केसेस में देखने को मिलता है कि इनका डेथ हो जाता है टक्कर खा करके, ठीक है। तो इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। तो इसी तरह से एक टेक्नोलॉजी अडोप्ट किया गया है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। तो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बट आप इसको मेंस के पॉइंट से समझ सकते हैं। अब देखिए एक और ये चीज़ है, अब देखिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं मेंस में, और अच्छे से इसको लिख सकते हैं कि सिटीजन्स अडोप्ट इंजेक्शन बोरवेल टू मीट ग्रोइंग वाटर नीड ऑफ विसाख, ये कोई एरिया है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि किस तरह से जो वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रहा है उसको कम करने के लिए, जैसे अभी जनरली बारिश का मौसम है, मानसून का पीरियड है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी जो आता है, और खास करके अगर हम लोग बात करते हैं सिटी में, ठीक है, तो सिटी में ज़्यादातर कंक्रीटाइजेशन होने के कारण वाटर जो होता है वो ग्राउंड में सीपेज नहीं हो पाता है और ओवरफ्लो करके सीधे सी में चला जाता है रिवर के थ्रू।
तो ये चीज़ जो होता है ये ग्राउंड में सीपेज नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं आपको स्कार्सिटी लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। तो उसको किस तरह से अडोप्ट किया गया है, तो यहाँ पे एक था बोरवेल इंजेक्शन मेथड, ठीक है। तो इसमें लोगों का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू उसको पानी को प्रिजर्व करके रखना और उसको अपने फर्दर यूज़ के लिए किया जाता है। तो आप इसको एक जस्ट एग्जांपल लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सॉल्ट हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या चल रहा है अपने स्टेट और कंट्री में, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नहीं लगा। अब देखिए यहाँ पे कीर्ति चक्र को मैंने हाईलाइट किया था। आपको पता है कि यूपीएससी कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड हो गया है जो अवार्ड रहते हैं उस पर। अब पिछले बार अगर अभी हम लोग बात करते हैं 2024 का, तो 2024 में आप देख रहे होंगे किस तरह से डिफेंस का एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब जाकर के आपका क्वेश्चन बनता, और वहाँ से यूपीएससी ने उठाया था, ठीक है। तो आपको कीर्ति चक्र क्या है, किस तरह से है, कितने नोबल कब आए, क्या हुआ, तो उस चीज़ को आपको एक स्टैटिक पार्ट हो जाता है और आपको देख लेना है उसको। और न्यूज़पेपर में ऐसे कवर किया जाता है स्टैटिक पार्ट भी अच्छे से। तो बाकी यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में हमारे लिए नहीं है, हमने ऐसे देखते देखते 8 पेज को कवर कर लिया, क्योंकि इसमें 18 पेज है, तो हम लोग आगे और देखते हैं। अब देखिए इसमें भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है ये लॉन्ग टर्म में भी चलेगा ही, क्योंकि मुंबई विल बी मेड ग्लोबल फिनटेक कैपिटल। ग्लोबल फिनटेक कैपिटल बनेगा, और बनेगा तो अभी न्यूज़ में लॉन्ग टर्म में रहेगा ही, तो ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब देखिए जैसे कोलकाता पोर्ट, आपको पता है कि ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं यहाँ पे हाईलाइट किया था कि आपको पता होगा कि किस तरह से पोर्ट को लेकर के 2023 में भी पूछा गया है प्रीलिम्स में कि पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। बाकी ये है, जैसे देखिए चांदीपुरा वायरस, एक चांदीपुर आपको देखने को मिलेगा बीच, ठीक है। चांदीपुर बीच उड़ीसा में है, और वो पूछा भी गया है प्रीलिम्स में। तो ये चांदीपुरा वायरस है, तो आपको बस मुझे लगा था थोड़ा सा कि कहीं उड़ीसा टाइप में तो नहीं है, बट ये गुजरात में दिया गया। फिर उसी तरह से हाँ देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इन्वायरमेंट सेक्शन में कि 6 लाख फेक पोल्यूशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट जो है ये अनअर्थ किए गए 3 स्टेट में। क्या है कि पोल्यूशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, और आपको लेना होता है कि बेसिकली जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री इंडस्ट्री होते हैं, तो उनको एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि मैंने कितना मिनिमाइज़ कर रहा है, और आपको एक टारगेट इतना फिक्स किया जाता है। और ये आया है सीपीसीबी में। सीपीसीबी आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। तो इसने मतलब ऐसे कुछ जो स्टेट थे, 3 स्टेट यहाँ पे दिखाया गया है कि वो फेक सर्टिफिकेट करते थे। वो कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि बस मुझे आप लोग को यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे ये था कि वो तो अपना जो टारगेट दिया गया वो पूरा नहीं कर, बस ऐसे ही कि इशू कर देने सर्टिफिकेट कि हाँ मैंने इतना टारगेट पूरा कर लिया, पोल्यूशन कंट्रोल कर लिया। तो इस केसेस में बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ऐसा इशू हो गया था, इस कारण से यहाँ पे न्यूज़ में था। अब देखिए ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। अब देखिए चोला मेकिंग स्टार्ट्स टुवर्ड बिकमिंग अ फाइनेंशियल पावर हाउस। तो ये आप इसको देख लेंगे, ये नाम ही दिया गया है, ऐसा कुछ मुझे लगा कि आर्ट एंड कल्चर का है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई कंपनी है। तो इस कारण से न्यूज़ में रहा, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं साइंस के सेक्शन में। साइंस के सेक्शन में मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो रहता है इंपॉर्टेंट ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे है कि एयर पोल्यूशन हार्म्स पोलिनेटर्स मोर देन पेस्ट स्टडी फाइंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, मैंने यहाँ पे देखा। जैसे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन जो होता है, मतलब आपको पता है कि जो भी प्लांट रहते हैं, क्रॉप्स रहते हैं, उनका जो होता है उन पे पेस्ट का जो है ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और फसल को बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये देखने को मिला जो पोलिनेटर रहते हैं, जैसे बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये क्या आते हैं, पोलिनेटर्स में आते हैं। और पोलिनेटर्स यहाँ पे ये है कि जो है एयर पोल्यूशन के कारण इनको वो ज़्यादा उनका इम्पैक्ट उन पे खुद पड़ा है, पोलिनेटर्स पे ही पड़ा है। उनका जनसंख्या कम हुआ है, उनका पॉपुलेशन में डिस्ट्रॉय देखने को मिला है, ठीक है, कमी देखने को मिला है। जैसे बीज हो गए और भी ऐसे कोई बग्स होते हैं, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन के कारण इन पे एक देखिए बात यहाँ पे ये रिलेट किया गया है कि अगर अल्टीमेटली अगर बीज हार्म होता है, ठीक है, बीज का पॉपुलेशन कम होता है, डिक्रीज होता है, तो ये क्या है कि पोलिनेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर पोलिनेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो जो क्रॉप्स रहता है वो फर्दर आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है, इसी कारण से जो है क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि एयर पोल्यूशन हार्म कर रहा है पोलिनेटर्स का, इस कारण से क्रॉप का डिस्ट्रॉयशन देखने को मिल रहा है मोर देन द पेस्ट एंड जो भी ऐसे होते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कुछ
पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन, जैसे ओजोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। उसी तरह से है न्यूट्रिनो लैब, ये आप देख लीजिएगा कि क्या होता है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट होता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी ये क्लाइमेट ड्राइवर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस कारण से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट आप पढ़ोगे लॉन्ग टर्म में तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है क्या। इस आप ये जो इतना लंबा देख रहे हो, इसमें भी आप निकाल पाओगे कि हाँ कितना मेरे लिए कौन सा टॉपिक है। तो ऐसा आइडिया आने लगता है, इतना ये पर्सपेक्टिव जब आप धीरे धीरे बिल्ड करोगे तो होने लगता है अपने आप, ठीक है। इसी तरह से बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं मुझे दिखा। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया था कि जो फ्रूट बैट्स होते हैं, ठीक है, और ये जो होता है कि निपा वायरस जो कि कितना एक पेंडेमिक काउज कर दिया, ये इसके लिए नेचुरल रिजर्व होता है, इसमें इसी में पाया जाता है फ्रूट वायरस में, निपा वायरस का एक सोर्स देखने को मिला है। अब देखते हैं नेक्स्ट है, ये मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा था कि व्हाई इज मिलिटेंसी ऑन द राइज इन जम्मू। ये देखिए ये तो प्री में नहीं पूछेगा, बट आपको मेंस में पूछेगा। जब आप इंटरनल सिक्योरिटी का बात करते हैं तो वहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और होता ही है। आप कौन कौन सा मिलिटेंसी ग्रुप है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं। लेकिन यहाँ से ये होगा कि आपको मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कुछ कुछ रहते हैं इसमें, जैसे रीजनल डिस्पैरिटी के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होने के कारण, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के कारण, जो इतने होते हैं ये मिलिटेंसी डेवलप होते हैं। और मिलिटेंसी जो होते हैं इनका एक मकसद ही होता है कि हमको किसी को हार्म करना है, ठीक है, और इस तरह से ये राइज करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जम्मू एंड कश्मीर तो हमेशा से हाईलाइटेड रहा है, और यहाँ पे सिक्योरिटी जो हमारे इंडियन फोर्सेस होते हैं वहाँ पे डिप्लॉय रहते हैं इनको कम करने के लिए, इनको टैकल करने के लिए, ठीक। तो और ये है, बाकी यहाँ पे कुछ, हाँ ये आप देख सकते हैं जैसे क्रिटिकल मिनरल, ठीक है, इंडियाज हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल। आपको पता है कि इंडिया में एक तो इशू है क्रिटिकल मिनरल का सबसे पहले, और अगर क्रिटिकल मिनरल है भी यहाँ पे तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि फाइंडिंग के लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत कम है इस टाइप के क्रिटिकल मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इशू हो जाता है। तो कुछ यहाँ से आप देख लेंगे। सबसे पहली बात ये है कि आपको प्रीलिम्स पॉइंट से कि कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल होते हैं 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ये वर्ल्ड लेवल पे, बाकी यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं लगा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं यहाँ वर्ल्ड न्यूज़ में। वर्ल्ड न्यूज़ में है कि जैसे ये मैंने सबसे पहले फर्स्ट पेज में पढ़ा था कि मैसिव इजराइल और गाज़ा के अटैक्स के कारण कितने डेथ हो गए और इंजर्ड हुआ। तो आपको देखना बस लोकेशन यहाँ से, बाकी तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिला, ठीक है। अब स्पोर्ट्स सेक्शन में देखिए, आपको पता है कि स्पोर्ट्स सेक्शन हमेशा तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पोर्ट्स सेक्शन में जो जो फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम हुआ है, प्लस में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ इन द सेंस कि मतलब किसको अच्छा खासा प्राइज़ मिला है, अलग अलग लेवल पे नोबेल प्राइज़ तो अलग ही मिलता है, ठीक है। और तो ये सारा इस पॉइंट से हो जाता है। जैसे अगर हम लोग कुछ प्राइज़ का बात करते हैं, अर्जुना अवार्ड जो पूछा गया था 2023 में, ठीक है, अलग अलग होता है। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न को किस तरह से कब चेंज किया गया नाम उसका, तो ये फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2021 में किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न का नाम। तो इस सारा जो ये होता है ये सारा इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं कि कौन जीता, कौन विनर है, कौन लूज़र है, तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से द एंड होता है। और मैंने बहुत कम शॉर्ट टाइम में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे डिस्कस करने का कोशिश किया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप इसको फिर से एक दो बार रीड कीजिए, और आप थोड़ा सा इसको डेली बेसिस पे कीजिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं, ये हम लोग का टॉपिक रहा था हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी बिगनर, ठीक, 2025 के लिए। सो आप इसको 1 साल तक कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। और बीच बीच में आपको आकर के मैं गाइडेंस देता रहूँगा। और अभी हम लोग एक लाएंगे कि किस तरह से 2024 का जो प्री हुआ है उसमें क्या लॉजिक सच में लग रहा था, उसका क्या नेचर था, हम लोग को 2025 के लिए कितना प्रिपेयर रहना होगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।